डियर स्टूडेंट, मसीह सेवाश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी पद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का जो है विकास कैसे हुआ, जो हमें आज हिंदी साहित्य का स्वरूप देखने को मिल रहा है वह किस कारण से आज विकसित हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। हम जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, उस इतिहास में उन्होंने ये बताया कि जो हमें वर्तमान हिंदी है वह हमें एक साथ नहीं मिला है, इसका विकास हुआ है और ये विकास अलग अलग चरणों में हुआ है, जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने बताया था आदिकाल। आदिकाल जिसको आदि शब्द काल कहने का मतलब उनका था कि यहाँ से हिंदी शुरुआत हो रही है, इसलिए उन्होंने इसका आदिकाल नाम और एक दोहरी नाम भी उन्होंने दिया था जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं। और इसका जो उन्होंने समय निर्धारित किया था कि 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक। कारण यह था कि ये जो आदिकाल है, इस काल में जो भी रचनाएं लिखी गई वो वीरता पूर्वक राजाओं का वर्णन किया गया, राजा की प्रशंसा में लिखे गए थे, इसलिए इसको वीर गाथा काल कहा जाता है। दूसरी बात, उन्होंने दूसरे काल का नाम दिया था भक्ति काल। इसमें उन्होंने देखा कि जो 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी का समय है, इस समय ज्यादातर कवि भक्ति परक रचनाएं लिख रहे थे और उनकी रचनाओं को प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने जो नाम दिया वो भक्ति काल और एक और नाम दिया गया पूर्व मध्य काल। तीसरा हम जानते हैं रीति काल। रीति का मतलब होता है कि रीत का मतलब होता है रचना करने की पद्धति को हम रीति कहते हैं। और इस समय देखा गया कि सारे जो रचनाएं हो रही थी वो रीति परक रचनाएं हो रही थी। रस छंद अलंकारों को लेकर के जब ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था तो वह रचना रीति परक रचना कहलाती है। इसको उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता था और इसका जो समय देखा शुक्ल ने वह 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक का समय माना जाता है। चौथा जो हमारा काल उन्होंने निर्धारित किया वह आधुनिक काल है, जिसको आधुनिक काल में ही हमें पता। अब एक बात हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग काल में भाषाएं भी हमारी विकसित हो रही थी। जैसा कि हम आदिकाल पढ़ते हैं तो आदिकाल के में जो हमारी भाषा थी वह संध्या भाषा थी। हिंदी का नाम उसमें संध्या भाषा थी और अपभ्रंश के मेल से वो भाषा बनी थी। दूसरा है जो भक्ति काल था, इसमें हमारी जो भाषा थी वह संध्या भाषा थी। संध्या भाषा थी। जो हमारी भाषाएं थी भक्ति काल में ज्यादातर से भक्ति परक रचनाएं लिखी गई, तो इसमें हम अवधी भाषा ज्यादा देखने को मिलेगा। अवधी और ब्रज का समय था और ब्रज भाषाएं, अवधी और ब्रज का समय था। जो रीति काल था इसमें ज्यादातर से रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई। और जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में जो रचनाएं लिखी गई वह गद्य का काल था, क्योंकि इसी काल में नाटक नए नए जो हमारे गद्य विधाएं आए। काव्य के अलावा हम आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल में केवल काव्य को पाते हैं, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल शुरू होता है, आधुनिक काल में हम नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी और आलोचना, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी लघु विधाएं जैसे जीवनी, यात्रा वृत्त और आत्मकथा इत्यादि गंग जो है गद्य काव्य भी देखने को हमें मिलते हैं। तो शुक्ल ने जो इसका नाम दिया आधुनिक काल का, वह गद्य काल दिया, क्योंकि इसमें गद्य परक रचनाएं लिखी गई और इसका जो समय उन्होंने निर्धारित किया 1843 से लेके अब तक का जो समय है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने काल विभाजन को समझा। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल क्यों नाम पड़ा, इसका नाम आचार्य शुक्ल ने क्यों इसको रखा, इसके बारे में हम लोग जाने। तो हमारी जो भाषाएं भी देखिए बदल रही है। आदिकाल में संध्या भाषा थी, जब भक्ति काल चला तो अवधी और ब्रज भाषा चल रहा था, और उसके बाद रीति काल में हमारा ब्रज भाषाओं का वर्चस्व रहा। और जो भक्ति काल, जो आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल में जो हमें भाषा मिली वो खड़ी बोली मिली, जिसको हम
आज जो है खड़ी बोली को ही राजकीय भाषा के रूप में या अध्ययन पद्धति के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जो वर्तमान की भाषा है वो खड़ी बोली को महत्व दिया जा रहा है। और एक चीज आपको और बताना है कि भक्ति काल को आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल में और भी क्या क्या विशेषताएं देखी, तो उन्होंने देखा जो भक्ति काल है उस समय दो प्रकार की भक्ति की जा रही थी। क्या देखा उन्होंने? एक निर्गुण भक्ति की जा रही थी और एक सगुण। मतलब जो ईश्वर के उपासक थे वह कुछ निराकार ब्रह्म को मानते थे, वो निर्गुण थे, और कुछ साकार को मानते थे, वो सगुण थे। उन लोगों में भी ये देखने को मिला कि जो निर्गुण धारा थी उसमें भी दो प्रकार के, क्योंकि भारत में हम जानते हैं कि उस समय दो धर्मों के लोगों का वर्चस्व था, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। तो हिंदुओं के जो है संत थे वो ज्ञान मार्गी शाखा का प्रयोग करते थे, जिसमें कबीर आते थे, मुख्य रूप से सुंदर दास, कबीर दास, गुरु नानक इत्यादि जो है निर्गुण में ज्ञान मार्गी के अंतर्गत आते थे। और प्रेम मार्गी के बारे में हम बात करेंगे तो जायसी का नाम प्रमुख रूप से आता है कि जायसी ने जो प्रेम परक रचना है। अब दोनों में अंतर क्या है मैं ज्ञान मार्गी के बारे में बताना चाहूंगा। ज्ञान मार्गी जो होता है इसमें ज्ञान को प्रमुखता दी जाती है कि ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की अनुभूति कर लेना ही भक्ति है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि जब व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को जानता है वही सबसे अच्छा जानना है। तो ज्ञान को, और शुक्ल ने भी यही कहा कि प्रेम और श्रद्धा का नाम ही भक्ति है, और नागेंद्र ने कहा कि ज्ञान की अनुभूति कर लेना भक्ति है। तो उस समय निर्गुण भक्ति दो प्रकार से हो रही थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। इसी प्रकार से सगुण भक्ति में भी दो प्रकार की धाराएं देखने को मिली। एक राम के उपासक देखने को ज्यादातर कभी मिल रहे थे और कृष्ण के उपासक भी मिल रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आदिकाल के बारे में, भक्ति काल के बारे में, रीति काल के और आधुनिक काल के बारे में क्रमशः उनका काल विभाजन कैसे हुआ और क्यों शुक्ल ने इनका नाम क्यों दिया, इसके बारे में हम लोग जाने।